वो थर्ड पार्टी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, पार्टीज को स्यू कर सकती है अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे। कि अगर कोई बंदा प्रॉमिस कर देता है, ठीक है, वो बोल देता है कि मैं ये चीज आपके साथ करूंगा, आपको ये बेनिफिट दूंगा, और फिर वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो यहां पर अगर ट्रस्टी कुछ भी प्रॉपर्टी मिसयूज करेगा या ट्रस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है, तो ये बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी उठ के आ जाएगी और बोलेगी करो ये काम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है करो, नहीं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के नेक्सस 3.0 की क्लास में लीगल रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, और अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं और उसके बाद दोनों में से कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है, अपने ऑब्लिगेशंस को ब्रीच करती है, तो उस केस में क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं ऑपोजिट पार्टी के साथ, वो हम लोग आज देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन एंड द कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मैटर करती है, वो है आपका डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी। तो ये डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी कुछ वैसा ही है जो प्रिवेसी होती है, जो हम लोगों को अपनी जिंदगी में चाहिए होती है, लेकिन एज अ ब्राउन किड्स हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ में आता कि प्रिवेसी क्या होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वो आपको प्रिवेसी देता है। वो दो पार्टीज या जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, सारे ऑब्लिगेशंस जो भी उनको काम करने हैं, जो भी बेनिफिट्स होने वाले हैं, या जो भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस होने वाले हैं, ये सब कुछ प्राइवेट रहता है उन पार्टीज के बीच में जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एज सिंपल एज दैट, अगर आज की डेट में आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक आर्टिस्ट से, एक पेंटर से, आप उसे बोलते हैं कि मेरा एक बहुत सुंदर सा पोर्ट्रेट बना दे, और उसके लिए वो आपसे 1 लाख रुपए एडवांस लेता है, और उसने बोला 1 लाख रुपए बचे हुए जब मैं आपका पोर्ट्रेट बना दूंगा तब आप उस टाइम पे मुझे दे देना। ओके, अब किसी वजह से उस आर्टिस्ट की तबीयत खराब हो जाती है या डेथ हो जाती है, और उसका बेटा भी आर्टिस्ट है, तो अब आपको तो अपने 1 लाख रुपए वसूलने हैं। तो आप क्या बोल रहे हो, आप जाके उसके बेटे को बोल रहे हो कि यार या तो तू मेरे को मेरे 1 लाख रुपए वापस कर दे जो मैंने तेरे बाबूजी को दिए थे, या फिर तू काम कर मेरी पेंटिंग तू बना दे, मेरा कैरिकेचर या मेरा पोर्ट्रेट तू बना दे, क्योंकि तू भी तो एक आर्टिस्ट है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ का डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ये बोलता है कि जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी काम करने थे, जो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो भी पैसों से करना था, जो अपनी कला से करना था, ये सब कुछ प्राइवेट है। ये उन्हीं दोनों को करना होता है, या इनके बेनिफिट उन्हीं दोनों पार्टीज को मिलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई होती हैं। कोई भी तीसरा बंदा, कोई भी थर्ड पार्टी ना ही ऑब्लिगेटेड है आपको आपके पैसे लौटाने के लिए, ना ही वो थर्ड पर्सन ऑब्लिगेटेड है कि वो आपका पोर्ट्रेट जबरदस्ती बनाए क्योंकि उसके पापा ने आपसे प्रॉमिस किया था। तो ये बन जाता है आपका डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी नहीं सू कर सकती, एज सिंपल एज दैट। हालांकि यहां पर एक थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कोर्ट में कि वो जो फादर हैं वो प्रिंसिपल थे और ये जो बेटा है ये उनका एजेंट है। आर्टिस्ट के सेंस में ऐसा हो सकता है ना कि बाप बेटे का सेम बिजनेस है, सेम काम चल रहा है, सेम फर्म है, सेम कंपनी का नाम है, सेम ऑफिस में पार्टनर्स हैं, तो उस केस में तब आप उस पार्टी को, दूसरी वाली पार्टी को ऑब्लिगेटेड कर सकते हो कि चलो अब तुम मेरे पैसे वापस करो, क्योंकि तुम अपने पापा के लिए ही काम करते थे, तुम लोगों का एक ही काम था, एक ही बिजनेस था। क्योंकि वहां पर ये हो जाता है कि वो दोनों पार्टीज जो है वो या तो पार्टनर्स हैं या वो प्रिंसिपल एजेंट है, जो हम लोगों ने स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था। अदर देन दैट, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ये बात बोलता है कि जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं, वो सारे काम जो करने हैं ऑब्लिगेशंस, वो भी वही पार्टी करेंगी। कोई बेनिफिट होने वाला है मॉनेटरी या कैसा भी बेनिफिट, वो भी उन्हीं दोनों पार्टीज को मिलेगा, या तीन पार्टीज को जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं। जो भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो बीच में आके ये नहीं बोल सकता कि अब मुझे बेनिफिट चाहिए या ये चलो मैं आपके लिए काम कर देता हूं, क्योंकि वो यहां पर स्ट्रेंजर माना जाएगा टू द कॉन्ट्रैक्ट। On that note, a person who is not a party to the contract cannot claim the benefit altogether. But although even if the contract was entered with an object of benefiting that third party, चाहे उस थर्ड पार्टी का यहाँ बेनिफिट हो रहा हो, तब भी वो बीच में आके नहीं बोल सकती कि आप कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करो या कोर्ट में ले जाए आपको कि यार ये तो सामने वाले दो लोग कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर रहे, इनके चक्कर में मेरा बेनिफिट होने वाला था। तो इस केस में क्योंकि वो पर्सन थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ पर ना ही एनफोर्स कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, ना ही पार्टीज को सू कर सकती है।
अ थर्ड पार्टी कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू डू अ बर्डन टू द कॉन्ट्रैक्ट टू विच ही इज नॉट अ पार्टी। तो ये बर्डन वाला सेंस वही हो गया कि आप बेटे को नहीं फोर्स कर सकते कि आपके पापा ने बोला था कि वो मेरा पेंटिंग बनाएंगे तो अब आप पेंटिंग बना के दो। इसमें कुछ आ जाती हैं आपकी एक्सेप्शंस। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी में कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर एक्सेप्शन है, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा वो यहां अप्लाई नहीं होगा। तो एक्सेप्शन ये कहती है, इसका मतलब कुछ सिचुएशंस अवेलेबल हैं जहां पर वो थर्ड पार्टी जो बेनिफिट लेने आ सकती है वो स्यू कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है। तो ऐसी सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है। तो सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी सू कर सकती है इस डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट, अगर इन कंडीशंस में से कहीं ना कहीं वो केस फिट हो रहा है जो आपके क्लैट के पेपर में आपको मिलेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इज हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट, यस इट इज नॉट एब्सोल्यूट। कुछ ऐसे सेवरल एक्सेप्शनल सिचुएशंस आएंगी जहां पर थर्ड पार्टी के पास राइट होगा कि वो पार्टी सू कर सकती है। तो अब आप जरूर जानना चाहेंगे वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है मैम। सबसे पहली है, जब भी एक ट्रस्ट क्रिएट करा जाता है ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स और बेनिफिशियरी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, तो जब कभी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे ट्रस्ट, एक ट्रस्टर होता है, एक ट्रस्टी होता है और एक थर्ड पार्टी होती है जिसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, तो जब कभी भी एक ऐसे अरेंजमेंट में, एक ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज एंटर होती हैं जहां पर एक ट्रस्टर अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपने कोई पैसे देता है, ट्रस्टी के पास रखवाता है, वो इसलिए रखवाता है क्योंकि उससे, उस पैसे से या उस प्रॉपर्टी से बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी का बेनिफिट होने वाला है। तो यहां पर अगर ट्रस्टी कुछ भी प्रॉपर्टी मिसयूज करेगा या ट्रस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में गिवन है, तो ये बेनिफिशियरी थर्ड पार्टी उठ के आ जाएगी और बोलेगी करो ये काम जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है करो, नहीं तो कोर्ट ले जाएंगे, एनफोर्स करवा लेंगे अपना ये कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ट्रस्ट रेफर्स टू समथिंग जो क्रिएट किया जाता है बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, होना बहुत जरूरी है लेकिन इसके लिए, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी। तो इस केसेस में यहां पर ट्रस्टी का क्योंकि बेनिफिट होता है, ही होल्ड्स इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी, उसको बोल देते हैं हम बेनिफिशियरी। इसका एग्जाम्पल समझेंगे तो एक्स्ट्रा क्लियर होगा। There was a famous case of राम उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर, जहां पर एक ट्रस्टर जो थे वो एक फादर थे। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे एस्टेट्स अपने एक बेटे के पास रखवा के गए थे और उस बेटे को ये बोला था कि मेरा एक इललेजिटिमेट सन भी है, मेरी एक नाजायज औलाद भी है, मतलब तेरा एक सौतेला भाई भी है। तो जब वो तेरा सौतेला भाई बड़ा हो जाएगा या कुछ भी ऐसा जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया, उस केस में तुम उस भाई को पैसे पे करोगे रेगुलर बेसिस पे। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट बनाया गया, पैसे रखवाए गए लेजिटिमेट सन के पास, बोला गया कि इललेजिटिमेट सन को तुम्हें इतने इतने पैसे हर महीने भिजवाने हैं। अब पापा जी तो चले गए, बाद में दोनों सौतेले भाइयों में लड़ाइयां हो गई या उसका मन नहीं किया होगा कि यार इसने मेरी मम्मा के साथ चीटिंग की तो मैं इस वाले भाई को नहीं दूंगा पैसे। तो यहां पर वो इललेजिटिमेट सन जिसके लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है अगर लेजिटिमेट सन उसको पैसे नहीं दे रहा, इवन इफ वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया था? फॉर द इललेजिटिमेट सन। इसके बाद आता है आपका सेकेंड सिचुएशन जो इस ब्रैकेट में फॉल करेगा। द फर्स्ट वन वॉज क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, सेकेंड वन इज द प्रोविजन फॉर मैरिज और मेंटेनेंस अंडर द फैमिली अरेंजमेंट। तो इसमें भी एक फेमस केस लॉ था, लक्ष्मी अमल वर्सेस सुंदर राजा अयंगर, 1914 का केस था। तो यहाँ पे ये था कि जब कभी भी एक फैमिली अरेंजमेंट हो गया, एक फैमिली में कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, विल बना दी इस तरह से, एक या गिफ्ट में किसी को कुछ दे दिया, तो एक फैमिली अरेंजमेंट हुआ, वहां पर उस फैमिली अरेंजमेंट में किसी थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए वो अरेंजमेंट बनाया गया। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट को, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे, तो वो तीसरा पर्सन जिसके बेनिफिट के लिए ये पूरा फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, वो थर्ड पार्टी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकती है, पार्टीज को स्यू कर सकती है अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रहे। इसका एक फेमस एग्जांपल है, उससे एक्स्ट्रा क्लियर होगा आपको। लक्ष्मी अमल वर्सेस सुंदर राजा अयंगर में होता क्या है कि अग्रीमेंट होता है, एक हिंदू जॉइंट फैमिली होती है, तो ब्रदर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। वो क्या बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, हम लोग ना अपनी बहन की शादी के एक्सपेंसेस देंगे फ्यूचर में।
तो ऐसा कुछ हुआ था कि फादर ने तीनों भाइयों के पास प्रॉपर्टी रखवा दी, उसने कहा कि चलो 5 करोड़ ईच, लेट अस टेक एन असम्पशन, इट वाज नॉट एग्जैक्टली दिस वैल्यू। तो फादर ने क्या बोला, तुम तीनों भाइयों के हिस्से में 5-5 करोड़ छोड़ के जा रहा हूं, और तुम्हारी ये जो बहन है, जो 4th नंबर पर तुम्हारी सबसे छोटी बहन है, इस शर्त पर कि जब बहन की शादी होगी 25 ईयर्स या उसके अबव, तो तुम तीनों भाई मिलकर इस बहन की शादी में टोटली 3 करोड़ दोगे। तो मतलब 1-1 करोड़ तुम तीनों को देना है, जब इस बहन की शादी होगी उससे पहले तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, जब बहन की शादी का टाइम आ रहा होता है तो बहन बोलती है कि भैया मेरी शादी के पैसे दे दो यार, क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे अपनी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है, क्या पता डाउरी देनी हो, वट एवर इट इज। वो तीनों भाइयों में क्या होता है, नहीं यार कौन सा पैसा, कैसा पैसा यार, भूल जा, अब तो शादी कर देंगे तेरी, बाद में कर देंगे, वैसे सस्ते में कर देंगे, 3 करोड़ मतलब हम 1-1 करोड़ तो नहीं दे पाएंगे। तो इस केस में वो जो सिस्टर है, वो जो इस कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी है, जिसके बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, वो अपने ब्रदर्स को कोर्ट में स्यू कर सकती है फॉर द ऑब्लिगेशंस टू गेट फुलफिल्ड। थर्ड कंडीशन आती है आपकी इसमें, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। तो इसके हिसाब से, या आपने प्रोमिसरी एस्टॉपल में जो पढ़ा था, ये एग्जैक्टली वही सेम चीज है, सेम चीज जो हमने प्रोमिसरी एस्टॉपल में पढ़ी थी, कि अगर कोई बंदा प्रॉमिस कर देता है, ठीक है, वो बोल देता है कि मैं ये चीज आपके साथ करूंगा, आपको ये बेनिफिट दूंगा, और फिर वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो इवन इफ आप उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थे, आप तब भी स्यू कर सकते हो। तो यहां पर ये बोला गया कि जहां पर ये बोला जाता है, इफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्नॉलेजेस, या तो वो एक्नॉलेज करती है उस चीज को अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, जहां पर उन्हें समझ में आता है कि ये थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए हुआ है, तो थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी स्यू कर सकती है। इसका एग्जाम्पल था फेमस केस ऑफ देवराज उर्स वर्सेस रामाकृष्णन नैया। इसमें क्या होता है, ए ने एक घर खरीदा बी से, ठीक है, ए वॉज द परचेजर, बी वॉज द सेलर ऑफ द हाउस। अब बी ने क्या बोला, बी आस्क्ड ए टू पे द प्राइस ऑफ द सेल टू बीज क्रेडिटर। अब बी ने कभी बहुत पहले किसी जमाने में सी से उधार लिया होगा, इसने क्या बोला, ए को पेमेंट करनी थी क्योंकि ए ने घर खरीदा, तो लेट अस सपोज कि 1 करोड़ का घर खरीदा, तो बी ने बोला यार तू मुझे मत पैसे दे, मैंने कभी सी से उधार लिया था, तो वो 1 करोड़ जो है वो डायरेक्टली सी को पे कर देना। बायर ने क्या किया, ए ने पेड अ पार्ट ऑफ द प्राइस टू द क्रेडिटर एंड प्रॉमिस्ड हिम दैट ही वुड पे द रेस्ट लेटर। अब उसने क्या करा, यहां पर 1 करोड़ की जगह में से पेड ओनली 1 करोड़ पे करने थे, और ए ने क्या किया, 50 लाख पे कर दिया, और बोला कि ये जो बैलेंस है 50 लाख्स वो मैं कुछ टाइम बाद दे दूंगा। ऑन हिज डिफॉल्ट द क्रेडिटर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम। अब ए ने सोचा बी को तो मुझे पैसे देने थे, बी अब पिक्चर में है नहीं, उसने मुझे कहा सी को पैसे दे दियो, सी को मैं 50 लाख दे चुका हूं, तो यार बचे हुए 50 लाख क्यों देने। उसके मन में लड्डू फूटा कि चल यार मैं इसके 50 लाख लेके बैठ जाता हूं, नहीं दूंगा क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे और बी के बीच में हुआ है, ये जो मैंने घर खरीदा है बी से, घर बी का खरीदा मैंने बी से है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बी के साथ बनाया है, तो सी को तो उसने सिर्फ देने के लिए बोला था पैसे, मुंह जुबानी बोला था। दिक्कत क्या आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया चलो कि सी को पे कर देना, सी तो कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पार्टी था ही नहीं, उसका तो बस बेनिफिट होना था, उसको 1 करोड़ मिलने थे, बी से नहीं मिले तो ए से मिल जाने थे। तो सी यहां पर स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बट द वे ऑफ द एस्टॉपल विल एंश्योर कि सी का पैसा मिल जाए और सी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी फोर्थ कंडीशन, जो कहती है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आम केसेस में होता है कि आपने किसी पार्टी ने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा विद द पार्टी। तो यहां पे सेकेंड पार्टी के साथ एंटर करा, फर्स्ट पार्टी आपकी एजेंट था, अब ये जो एजेंट है, हमने स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में पढ़ा था, ये जो एजेंट है इसको हम हायर करते हैं अपना काम करवाने के लिए, तो ये एजेंट किसी के लिए तो काम करता होगा, तो जिसके लिए काम करता है वो हो गया आपका प्रिंसिपल,
हु इज अ थर्ड पार्टी राइट हियर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो एजेंट एंटर कर रहा है, एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया डीलर के साथ। सपोज अगर आज मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने एक एजेंट को हायर किया कि तुम एक काम करो, मेरे लिए ये पर्टिकुलर जाके कंपनी से ये गुड्स परचेज कर लाओ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे एजेंट और उस वाली पार्टी के बीच में, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं यहां पे थर्ड पार्टी हूं। तो सपोजिटली अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा बेनिफिट होना था, मतलब कि मेरे एजेंट को वो गुड्स लेके आने थे दूसरी पार्टी से और मेरा एजेंट लेके बैठ गया, या वो पार्टी जो है वो एजेंट को गुड्स दे रही है या मेरे पैसे लेके बैठ गई, जो मैंने एजेंट को देने के लिए दिए थे, एजेंट ने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, बैलेंस के लिए वो वेट कर रहा था, डीलर ने बैलेंस नहीं दिया, उसने कहा जा मैं तेरे बॉस को दे दूंगा, ना एजेंट को दिया ना मुझे दिया। तो किसी भी सेंस में अगर मेरा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, चाहे गुड्स के सेंस में, मनी के सेंस में, और मैं प्रिंसिपल हूं, मैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं हूं, तो इस केस में अगर एजेंट को वो डीलर पैसे पे नहीं करता, किसी वजह से गुड्स फॉल्टी देता है या गुड्स बकवास देता है या गुड्स परचेज जो हमने करे हैं वो नहीं देता है, तो मैं इवन इफ आई एम अ थर्ड पार्टी, मैं यहां पर सू कर सकती हूं अंडर द वे ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन, क्योंकि इस केस में वो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट डीलर पार्टी ने करे हैं वो मेरे ही एजेंट से करे हैं। वो एजेंट माना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, माना मैं कॉन्ट्रैक्ट की हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो एजेंट काम तो मेरे लिए कर रहा है ना, तो ये भी आपका इक्विटी पे वर्क करता है, जस्ट लाइक योर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इट इज नॉट अनकॉमन फॉर पीपल टू इन्वॉल्व इन कॉमर्स, ऑब्वियसली बिजनेस में लोग एंटर करते ही हैं, और इस केस में जो एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू हम बिजनेस करते हैं और एजेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं हमारे बिहाफ पर। तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी एजेंट काम कर रहा है अल्टीमेटली वो काम तो प्रिंसिपल के लिए ही कर रहा है, तो एजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी होते हैं। तो इस केस में जैसे एग्जांपल यहां लिखा है, ए ने अपॉइंट किया बी को एज द एजेंट, तो ए यहां पर बॉस हो गया जिसने बी को हायर किया है। उसने बी को बोला एक काम करो, सी से जाके ना तुम ना चावल खरीद लाओ मेरे बिहाफ पर। बी ने सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जहां उसने उससे चावल भी खरीदे, बट इट इज ए हु हैज द राइट to enforce the contract as B is only the representative। तो यहां पर A जो बॉस है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है अगर उसे बैग ऑफ राइस नहीं मिलते, कैश नहीं दे रहा, बैलेंस अमाउंट नहीं दे रहा, चाहे बेशक जो ये A बॉस या ये प्रिंसिपल है ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ कंडीशन, और ये लास्ट कंडीशन है इसमें एक्सेप्शन की, ये है आपकी असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ होता है, इन द केसेस जहां पर रेफरिंग टू द ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ द राइट्स एंड लाइबिलिटीज, मतलब आपने अपने राइट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया है, दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस टू अ थर्ड पार्टी, जहां पर बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्ट में असाइंड हो जाते हैं। बेनिफिट्स आप ऑटोमेटिकली अपने जो बेनिफिट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो आपने थर्ड पार्टी को असाइन कर दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट बनते के टाइम ही आपने असाइन कर दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट बना फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बीच में, और इस कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेस थे उनमें मैंने पहले ही किसी तीसरी पार्टी को बेनिफिशियरी बना दिया था। तो यहां पर वो जो थर्ड पार्टी है वो बोल सकती है अगर उसको बेनिफिट नहीं मिलते। इसका एग्जाम्पल ना बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है इंश्योरेंस पॉलिसी, कि सपोज कि एक हस्बैंड है, उसने अपनी एक लाइफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कराई 1 करोड़ की, 5 करोड़ की, और उसने बोला हस्बैंड ने कि मेरी डेथ के बाद ये 5 करोड़ आप मेरी बीवी को दे दोगे या मेरे बच्चों को दे दोगे। तो उसने क्या किया, ये अपने बीवी बच्चों को बना दिया बेनिफिशियरी, और ये असाइन कर दिया उसने अपना बेनिफिट कि इनको मिलना चाहिए वो पैसा, वो थर्ड पार्टी है बीवी बच्चा। तो इस केस में अगर हस्बैंड की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से मना करती है, तो वो बीवी बच्चा जो थर्ड पार्टी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी का एक्सेप्शन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही, असाइन ही थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए हुआ था। तो इवन इफ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है, वो तब भी स्यू कर सकती है फॉर द राइट्स ऑफ देम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या होता है। डैमेजेस आपको ऑलरेडी पता है कि मान के चलिए कि 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई और एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया, जो उनको करना चाहिए था, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो उन्होंने किया, लेकिन दूसरी पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ था वो नहीं किया।
मान के चलते हैं कि आज मैंने एक बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को अपना घर बनाने के लिए दिया, मैंने उसको 15 लाख रुपए एडवांस दिए कि यार आप 15 लाख रुपए लो और मेरा घर मुझे बना के दो। बिल्डर ने मेरा काम नहीं किया और 15 लाख रुपए लेके बैठ गया, तो बिल्डर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना कॉम्पेंसेशन अमाउंट लूंगी, साथ के साथ मैं डैमेजेस लूंगी कि यार तेरी वजह से मुझे जो ये मेंटल प्रॉब्लम हुई, तूने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, वो सारे डैमेजेस लेने बनते हैं। तो वो तो होता है कि एक्चुअली आपने जो डैमेजेस मांग लिए। एक कॉन्सेप्ट आता है रिमोटनेस ऑफ डैमेज का। रिमोटनेस ऑफ डैमेज वर्ड रिमोट से निकला है। रिमोट का फंक्शन क्या होता है कि आप दूर बैठे चीजों को ऑपरेट कर सकते हो, चाहे एसी है, चाहे टीवी है, या कुछ भी चीज है, वहीं से निकला है रिमोटनेस। मतलब वो डैमेजेस इतने दूर के डैमेजेस थे जो आप मांग रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कोर्ट ये बोलता है कि यार हलवा नहीं है कि जो तुम मांगने लगोगे तुम्हें दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। डैमेजेस मांगने के लिए तुम तो बड़े दूर दूर के डैमेजेस मांगने लग जाओगे, तो वो डैमेजेस तो हम आपको नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो लेजिट डैमेजेस में नहीं आ रहा है। तो अगर वो डैमेजेस इतने दूर के हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जिनके बारे में किसी ने फोर्स ही नहीं किया था, अनुमान नहीं लगाया था, जो डायरेक्टली प्रॉब्लम से रिलेटेड भी नहीं है, तो इस केस में वो रिमोट डैमेजेस में चले जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि रिमोट डैमेजेस अगर हैं तो डैमेजेस का पेमेंट नहीं मिलेगा अगर वो रिमोट वाले डैमेजेस हैं, अगर वो बहुत दूर के डैमेजेस हैं। इसका एक फेमस केस लॉ आया था, हेडले वर्सेस बेक्सेंडेल। प्रिंसिपल ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज रेलेवेंट होता है काफी सारे केसेस में। ये एक ऐसे इवेंट के बारे में बात करता है जहां रॉन्ग तो हुआ है, बट ये सिंगल कॉन्सिक्वेंस या मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस में हुआ होगा। तो डैमेजेस जब जब प्रोक्सिमेट होते हैं या माइट बी रिमोट होते हैं या टू रिमोट होते हैं, तो प्रोक्सिमेट डैमेजेस का हमेशा पैसे मिलते हैं, मतलब जो प्रोबेबल थे, जिनका होने का पूरा पूरा चांस था, और डेफिनेटली वो जो अपेरेंटली दिख रहे हैं। लेकिन जो डैमेजेस बहुत ज्यादा रिमोट है या टू रिमोट हैं, उनका पेमेंट यहां पर नहीं मिलता। There was a famous case of हेडले वर्सेस बेक्सेंडेल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडले की एक कॉर्न मिल थी, ये बोल रहा है वी आर स्टिल क्लोज्ड, ओनर बोल रहा है अभी तक हम बंद पड़े हैं तुम्हारी वजह से, और ये जो बेक्सेंडेल है ये जवाब में बोल रहा है कि तुम्हारा लॉस प्रॉफिट अनरिलेटेड है हमारे शिपिंग इश्यूज को लेके। तो क्या थी ये सारी कहानी जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज का लैंडमार्क जजमेंट भी कहलाता है। तो हेडले वर्सेस बेक्सेंडेल 1854 में हुआ था। एक बार पहले केस समझ लेते हैं। हेडले जो कंपनी थी, यहां पर जो हेडले कंपनी थी वो प्लेंटिफ थी और बेक्सेंडेल कंपनी थी वो डिफेंडेंट थी। तो हेडले कंपनी ना ओनर थी कॉर्न मिल की, उनकी एक मिल थी, एक फैक्ट्री थी। कॉर्न मिल में वो क्या करते थे, एक मशीन का इस्तेमाल करते थे। मशीन में था एक क्रैंकशाफ्ट, कुछ भी औजार मान लीजिए आप इसको। तो वो मशीन के अंदर एक औजार था, क्रैंकशाफ्ट या कुछ होगा, जिससे वो शायद कॉर्न को चर्न करते थे या कुछ भी करते थे। वो हो गया खराब, तो उन्होंने मरम्मत के लिए भेजा, रिपेयर के लिए भेजा, सर्विसेज के लिए भेजा। तो होता क्या है, अब आगे कहानी वो पढ़ते हैं। क्रैंकशाफ्ट ब्रोक प्लेंटिफ की मिल में, जिसके लिए मिल उनकी काम करना बंद कर गई। एक ही मशीन होगी, क्या पता एक ही क्रैंकशाफ्ट होगा, तो इस चक्कर में उनकी मिल जो थी वो क्लोज हो गई जब तक वो रिपेयर होके नहीं आया। Plaintiff wanted to send the shaft to the manufacturer as quickly as possible so that it could be used for the newer one. तो उसने सोचा जल्दी से जल्दी मैं रिपेयर करा देता हूं, क्योंकि भाई हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी है, तो जल्दी से जल्दी ये बन के भी वापस आ जाएगी। The carriers commissioned by the plaintiff were guilty of a serious delay in making the delivery. तो प्रोबेबली मैन्युफैक्चरर्स ने बना के दे दिया होगा, लेकिन गलती किनसे हुई, कैरियर से, जो लॉजिस्टिक टीम होती है जिनको डिलीवर करना था एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो बेक्सेंडेल थे वो थे कैरियर। उनको क्या करना था, उन्होंने वादा किया था कि हम आपका अगले दिन ये प्रॉपरली आपकी कंपनी में वापस छोड़ देंगे बना के, ये बन के तैयार हो चुका है। उन्होंने कर दिया डिले, 2-4 दिन का या मे बी 5 दिन का, उन्होंने कर दिया डिले। अब क्या होता है, डिफेंडेंट ने फेल करा डिलीवर करना ऑन द डेट इन द क्वेश्चन, विच कॉज द प्लेंटिफ टू लूज द बिजनेस। उन्होंने बोला कि यार हम इस ट्यूसडे को दे देंगे, और ट्यूसडे को उन्होंने नहीं दिया, तो ट्यूसडे को भी मिल बंद पड़ी रही उनकी, ट्यूसडे को भी बिजनेस का लॉस हुआ हेडले कंपनी का। On the above facts, the plaintiff brought an action for breach of contract by reason of the delay. The test of remoteness of contractual damages was laid down in this famous case. अब क्या होता है, हेडले कंपनी ना क्या मांगती है, अब वो मांगते मांगते कहते हैं ना कि उंगली दी और पोचा पकड़ लिया।
तो हेडले कंपनी बोलती है कि एक तो जो तुमने लेट डिलीवरी करी है उसका डैमेज दो, तुम्हारी वजह से 5-6 दिन हमारी मिल बंद पड़ी रही उसका डैमेज दो, हमारा पूरे दिन का बिजनेस लॉस हुआ उसका डैमेज दो, तुम्हारे चक्कर में जो उस दिन के मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए हुए थे अलग अलग पार्टी से वो सारे लॉस हुए तो उनका डैमेज दो। तो यहां पर बेक्सेंडेल के लिए कोर्ट ने कहा कि भाई डैमेजेस हैं, हलवा नहीं है कि जितना मांगोगे उतना दे देंगे, प्रसाद नहीं बट रहा है यहां पर, आपको डैमेजेस मिलेंगे जो टिपिकली प्रॉक्सिमेट डैमेजेस हैं कि उन्होंने एक दिन का डिले किया वो वाला बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो आप एक्स्ट्रा डैमेजेस मांगे जा रहे हो कि मेरा इतने दिन से काम बंद पड़ा था, मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए, वो वाला डैमेज, ये सारे डैमेजेस आपके रिमोट डैमेजेस का पार्ट में जा रहे हैं और आपको रिमोटनेस और डैमेज अगर आएगा तो वो वाले कॉम्पेंसेशन आपको नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप मान के चल रहे हो सबकी कॉस्ट लगा के 50 करोड़ दे दो मेरे को, दिलवा दो मेरे को बेक्सेंडेल से, तो कोर्ट कह रहा है जी आपके लेजिट 10 करोड़ बनते हैं, 40 करोड़ जो आप मांग रहे हो वो रिमोट डैमेजेस का पार्ट है, वो आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है और लास्ट पार्ट है वो है रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब अगर आज जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर एक पार्टी किसी भी पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं और वो पार्टी जो है वो गलती से जानबूझकर कैसे भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए ऑब्लिगेशंस जो उनको करना चाहिए था, जो ड्यूटीज थी वो नहीं फुलफिल कर रही हैं किसी भी वजह से, व्हाटएवर कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल कर रही हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही हैं। तो अब जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगी तो दूसरी पार्टी के पास कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। चारा है ये बहुत सारे 5 ऑप्शंस हैं जो करवा सकते हैं अगर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रही है। तो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर रेमेडीज अवेलेबल टू द प्लेंटिफ पार्टी टू फाइल द केस। ऑब्वियसली अगर केस फाइल करते हो आप कोर्ट में तो या तो आपको केस फाइल करना है फॉर डैमेजेस या सूट फॉर इंजंक्शन। डैमेजेस का तो सिंपल फंडा है कि आपने बोला है डैमेजेस सीधा सीधा बोलते हैं कि यार अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, आपने कहा जी मेरा इस वजह से इतने का नुकसान हो गया। मान के चलते हैं कि मैं आज एक शर्ट मेकर हूं, आप मेरे पास आते हो, आप मुझे कंसाइनमेंट देते हो कि मानसी इस डेट पर मुझे आपसे 1000 शर्ट्स चाहिए, ये रहा एडवांस। उस डेट पर मैं 1000 शर्ट्स लेके बिल्कुल तैयार खड़ी हूं और आपने मेरा कंसाइनमेंट लेने से मना कर दिया, तो मेरा नुकसान होगा। ये जो 1000 शर्ट्स मैं बना के बैठी हूं तुम्हारे लिए, जो तुम लेने के लिए मना कर रहे हो, इनको मैं खुद थोड़ी ना पहन के घूमूंगी, मेरा तो नुकसान हो गया, मेरी तो लेबर कॉस्ट लग गई, मेरा फैब्रिक लग गया, मेरा रॉ मटेरियल लग गया, मेरी बिजली लग गई, मेरा पानी लग गया, बहुत सारी चीजें लग गई। तो यहाँ का सारा डैमेज तो मुझे चाहिए होगा ना, तभी तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। तो मैं कोर्ट में एक केस फाइल करूंगी जिसको हम बोलते हैं सूट। तो अगर हम सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट को यहाँ पर लगता है कि जितने भी लेजिट डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन देने बनते हैं वो यहाँ पर पार्टी को दिलाया जाता है, उस पार्टी से जो डिफॉल्टर पार्टी होती है, जिसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं जब केस फाइल होता है। सेकेंड होता है आपका सूट फॉर इंजंक्शंस। इंजंक्शंस अलग अलग प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंडेटरी इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी, टेम्पररी इंजंक्शंस एंड सो ऑन। इंजंक्शंस क्या होते हैं? इंजंक्शंस होते हैं आपके सॉर्ट ऑफ कोर्ट के जजमेंट्स। जजमेंट होता है आपका बड़ा वाला ऑर्डर, इंजंक्शंस होते हैं पार्ट ऑर्डर्स, डिक्रीज पास हो सकती है, इंजंक्शंस आप पास करवा सकते हो कोर्ट में। इंजंक्शंस अलग अलग टाइप की होती हैं, पढ़ोगे आप लोग बाद में कि मैंडेटरी इंजंक्शन, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन। तो टेम्पररी इंजंक्शन का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलते हैं कि 2 ब्रदर्स हैं, वो लोग डील करते हैं दिवाली के पटाखों में, और यहाँ पर दोनों भाइयों की एक बहुत बड़ा, दोनों भाइयों का कंसाइनमेंट आना था दिवाली के दौरान, 2 करोड़ का इनका सामान आना था, सारे पटाखे आने थे, और यहाँ पर वो दोनों में से एक भाई के घर में आराम से अभी रखे हैं, गोडाउन में रखे हैं। इस दौरान दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाती है। अब उन्होंने सोच लिया कि हम अपना पूरा बिजनेस डिवाइड कर लेंगे, आपस में सब अलग हो जाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जिस भाई के पास
पटाखे हैं, उसके अलावा जो दूसरा भाई है वो क्या कर सकता है, वो कोर्ट में जाकर एक सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकता है कि जज साहब मुझे एक टेम्पररी इंजंक्शन मेरे फेवर में पास करिए कि जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि हमारे बिजनेस डिवाइड हो रहे हैं और हमारे पटाखे डिवाइड हो रहे हैं, किसके हिस्से कितने असेट्स जा रहे हैं, तो मैं आपसे इतना टेम्पररी इंजंक्शन चाहूंगा कि जब तक हमारा मैटर डिसाइड नहीं होता तब तक आप ये इंजंक्शन और ये ऑर्डर पास कर दीजिए कि ये जो मेरा भाई जिसके पास सारे पटाखे हैं वो दिवाली के सीजन में पटाखे नहीं बेचेगा। क्योंकि इसके पीछे उसका वो क्या होगा, मोटिव क्या होगा कि यार अभी तो पटाखे हम दोनों ने मिलके खरीदे थे, हम दोनों की कॉस्ट लगी थी, और ये चुपचाप सारे पटाखे बेच देगा तो प्रॉफिट तो सारा ये कमा लेगा, मेरे हिस्से तो वो प्रॉफिट भी नहीं आएगा। तो यहां पर कोर्ट से वो एक टेम्पररी इंजंक्शन पास करा सकता है कि जब तक डिसाइड नहीं होता फाइनल फुल मैटर तब तक उन पटाखों को ना बेचा जाए, अपनी कस्टडी में रख लीजिए आप जज साहब, या सो ऑन। तो ये बन जाता है आपका सूट फॉर इंजंक्शन। इसके अलावा एक होता है आपका सूट ऑफ क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट बोलता है एज मच एज अर्न्ड, और ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये कहता है एज मच एज अर्न का मतलब है जितना लेजिट सामने वाली पार्टी को एनरिचमेंट मिला है पैसों के सेंस में, उतना दे दो बस वापसी, उतना ही काफी है जिससे दोनों पार्टीज अपनी पुरानी पोजीशंस में आ जाएं। इसको ऐसे मान के चलते हैं, वो फर्स्ट वाला एग्जांपल शर्ट्स वाला, आपने मुझे कहा था कि मानसी मेरे को ना नवंबर तक आप ना 1000 शर्ट्स बना के दे देना, और इसके अलावा आप मुझे अभी अगले हफ्ते में 10 शर्ट का सैंपल बना के दे देना। तो नवंबर तो अभी बहुत दूर है, 1000 तो मैं तभी बनाऊंगी। अभी के लिए जब उसने मुझे बोला कि अगले 10 दिन में आप मुझे 10 शर्ट्स बना के दोगे, मैंने उसको 10 शर्ट्स बना के दे दी। मैं 10 दिन बाद उसके पास लेके गई, उसने मुझसे 10 शर्ट भी लेने के लिए मना कर दिया, उसने कहा मुझे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है। तो इस केस में अब वो जो 1000 शर्ट्स मुझे नवंबर में बनानी थी, मैं उनका कॉम्पेंसेशन नहीं ले सकती, क्योंकि कोर्ट भी समझेगा कि इमीडिएटली नवंबर के लिए इसने मानसी ने 10 दिन में तो नहीं काम करना शुरू कर दिया होगा, तो वो वाला डैमेज हम लोग यहाँ पे शायद नहीं देंगे। पर कोर्ट को ये लगेगा 10 शर्ट जो मानसी ने बना के दी हैं इस डीलर को, इस 10 शर्ट में लेट्स सपोज कि मेरे पैसे लगे होंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे इस 10 शर्ट को बनाने में लग गए 50,000 रुपए, तो कोर्ट कहेगा कि एज मच एज अर्न्ड मैं केस फाइल करूंगी फॉर द क्वांटम मेरिट, और कोर्ट डीलर पार्टी को कहेगा कि यार उसका 50,000 का नुकसान हो गया वो 10 शर्ट बनाने के चक्कर में, तो एटलीस्ट आप उसको 50,000 का कॉम्पेंसेशन तो दो एज मच एज अर्न्ड क्वांटम मेरिट। 1000 का जो आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो वो अलग बात है, वो चाहे मत दो, लेकिन क्वांटम मेरिट ये कहता है कि उसने तुम्हें 10 शर्ट तो बना के दी है, थोड़ा सा तो तुम्हारा काम किया है, तो जितना किया है उतने का कॉम्पेंसेशन बनता है फॉर क्वांटम मेरिट। इसके अलावा आपका आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड लास्ट इज रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है, सिंपली रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर दो। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली कैंसिल कर दो। ये तब होता है अक्सर जब दोनों पार्टीज का ना कोई भी नुकसान नहीं हुआ होता, ना पैसे से ना एफर्ट से। मतलब कि आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं तुम्हें घर बेचूंगी, तुम मेरे से दिसंबर में घर खरीद लेना, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, मैंने अगले दिन ही वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिया, मैंने मना कर दिया कि जाओ मैं तुम्हें घर नहीं बेचूंगी, तो कोर्ट यहां पे बोलेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर दो, कैंसिल कर दो, किसी पार्टी के कोई ऑब्लिगेशन कोई कॉम्पेंसेशन नहीं बनता, सिंपली एंड रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो वो बन जाता है आपका रिसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसी के अलावा एक आता है आपका नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक रेमेडी अवेलेबल होती है। नोवेशन कहता है नयापन, मतलब ये तब होता है अगर पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ना हम दोनों की आपस में लड़ाई कुछ नहीं हुई है, हमसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती हो गई थी, या हमने सोचा कि क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं, 1000 शर्ट्स की बात हुई थी, मैंने कहा यार 1 लाख शर्ट्स अप्लाई कर देते हैं, आपने कहा हाँ यार 1 लाख दे दो मेरी बिक जाएंगी शर्ट्स,
तो अब क्या होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में फ्लूइड लगा के वहां पे फिगर्स चेंज कर देंगे या डेट चेंज कर देंगे या मंथ चेंज कर देंगे। बनाना तो नया कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा। तो पुराना वाला तो ब्रीच मान लिया ना, इस केस में पुराना वाला गया ब्रीच में, डस्टबिन में, हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो ये हो गया नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब पार्टी सेम रहती है उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में नयापन लाना होता है जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया था। लास्ट इज द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके ऊपर आप लोग अपने लॉ स्कूल्स में पढ़ोगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, पूरा डिटेल में एक एक्ट बनाया है। अभी शॉर्ट में समझने के लिए ये है कि कभी कभी ना ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पर सिर्फ पैसा देके, डैमेजेस देके मामला नहीं सलटा जा सकता। तो इस केस में परफॉर्मेंस ही मैंडेटरी हो जाती है, क्योंकि जो प्लेंटिफ पार्टी है वो भी बीच मझधार में अटकी हुई है। तो जहां पर परफॉर्मेंस जरूरी हो जाती है, पार्ट परफॉर्मेंस कर लो, पार्ट कॉम्पेंसेशन दे दो, तो जहां पर परफॉर्मेंस जरूरी हो जाती है वहां पर अगर आप केस फाइल करोगे, आप बोलोगे मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए सामने वाली पार्टी से जज साहब, क्योंकि अगर ये डैमेजेस देगा तो भी मेरा नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तो इस केस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के हिसाब से कोर्ट जब कभी भी ऑर्डर पास करती है तो वहां पर डिफॉल्टर पार्टी को परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए बोलती है, जितने भी लेवल तक वो कर सकता है एट मैक्सिमम पॉसिबल इन अ गिवन सिनेरियो। So apart from that, this part is completely done. We have completed the breach of contract. इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ खत्म। अब करेंगे आने वाले सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लैट में मिलते हैं। तो अपनी तैयारी को इसी तरह शानदार बनाते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करिए, सारे लेक्चर्स को रेगुलरली देखिए। मिलेंगे बहुत जल्द अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।